हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस मॉड्यूल नंबर 1 वर्बल रीजनिंग के एनालॉजी टॉपिक की थर्ड पार्ट में। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ जो वर्ड एनालॉजी पर बेस्ड कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको आपके साथ डिस्कस किया और लगभग 22 कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। तो चलिए फिर हम आज के अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और उस कॉन्सेप्ट के आगे जो 23rd नंबर ऑफ हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा उससे बनने वाले सवालों को देखते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। एनालॉजी टॉपिक है, हेडिंग डाल लीजिएगा, पार्ट नंबर 3 है। तो आज हमारे वर्ड एनालॉजी पर जो पहला कॉन्सेप्ट हमें जानना रहेगा उसका नाम है पेयर रिलेशनशिप, जोड़ी संबंध। तो सबसे पहली चीज आप लोग मुझसे कहोगे कि सर जी एक काम कीजिए, इस टॉपिक पर बनने वाले जो एग्जाम्पल है उन्हें हमें दिखा दीजिए। तो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल। इन्होंने पूछा है कि प्रश्न चिन्ह पर बताइए कि कौन सा शब्द आएगा। यहां पर दिया गया साड़ी का रिलेशनशिप किसके साथ? ब्लाउज के साथ। तो आपसे पूछ रहे हैं कि पेंसिल का संबंध या फिर रिलेशनशिप किससे रहेगा। अब आपको पता है कि जो साड़ी है वो किसके साथ पेयर्ड होता है? ब्लाउज के साथ, है कि नहीं? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं। इसी प्रकार से पेंसिल का जो रिलेशन रहता है पेयर्ड फॉर्म में, यानी कि पेंसिल का पेयर्ड किसके साथ होता है? वो होता है रेजर के साथ में। तो यहां पर आपका रेजर वर्ड करेक्टली आता। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ आपकी जो लिस्ट है इस कॉन्सेप्ट पर पेयर रिलेशनशिप वाले वो मैंने आपके सामने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। क्वेश्चन का जो पेयर होता है वो आंसर होता है, हॉर्स का पेयर कैरेज होता है, पेंसिल रेजर, चेयर टेबल। इसी प्रकार से इधर की साइड में भी आपको कुछ पेयर रिलेशनशिप बेस्ड मैंने यहाँ पर जो आपके वर्ड्स होते हैं उनको डाला हुआ है। इन सभी को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा जहां पर भी आप अपने कॉन्सेप्ट्स को नोट करते हुए चल रहे हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट आपके सामने आपको नजर आएगा इसे कहा जाता है स्टडी एंड टॉपिक्स, यानी कि अध्ययन एवं विषय। अब आप पूछोगे कि सर जी इसमें किस प्रकार से हमें सवाल दिए जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को किसकी स्टडी को क्या कहते हैं या फिर कौन सी स्टडी से किसके बारे में अध्ययन किया जाता है जैसे सवाल दिए जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि भाई कॉन्कोलॉजी का संबंध है शेल्स से। तो बताइए कार्डियोलॉजी का संबंध कौन से शब्द से होगा? अभी जो कॉन्कोलॉजी है ना, इसकी जो स्टडी है, यानी कि कॉन्कोलॉजी खुद अपने आप में एक स्टडी है। किसकी स्टडी को कॉन्कोलॉजी कहते हैं? इन शेल्स की स्टडी को कॉन्कोलॉजी कहा जाता है। इसी प्रकार से कार्डियोलॉजी क्या है? एक स्टडी है। किसकी स्टडी है ये? आपके प्यारे दिल की स्टडी है ये, हार्ट की स्टडी को कहते हैं हम कार्डियोलॉजी। तो ये होते हैं स्टडी और उनके टॉपिक रिलेटेड कॉन्सेप्ट जिन्हें वर्ड एनालॉजी के आपके सब्जेक्ट के अंदर पूछ लिया जाता है। तो ये है आपके लिए एक टेबल। इस टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट मैंने स्टडी और उनके टॉपिक्स को आपके सामने मेंशन किया हुआ है, ये आप लोगों को रट लेनी है। ये ना सिर्फ आपके इस वर्ड एनालॉजी के टॉपिक में आपको हेल्प करेगी, ये कभी कभी इससे संबंधित सवाल आपके जीएस के अंदर आ जाते हैं और कभी कभी ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के फॉर्म में आपकी इंग्लिश के अंदर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर दिए गए उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जूलॉजी क्या होता है? एनिमल्स की स्टडी को जूलॉजी कहते हैं। टैक्सोनॉमी किसकी स्टडी को कहते हैं? वर्गीकरण की स्टडी को, यानी कि क्लासिफिकेशन की स्टडी को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। प्लांट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? बूटनी कहते हैं। बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो ये है आपके टॉपिक्स एंड स्टडी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। इन सबको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इन सभी पॉइंट्स को याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रकार का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये है आपके सामने अगला टॉपिक जिसको हम कहते हैं वर्ड एंड इंटेंसिटी, यानी कि अध्ययन एवं विषय। अब आप मुझसे कहोगे सर जी एग्जाम्पल, तो लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल है। यहां पर इन्होंने दिया कि अनहैप्पी का जो रिलेशन है वो सैड के साथ है। तो बताइए कि क्राइम का जो रिलेशन रहेगा वो किसके साथ रहेगा? अब आप लोग मुझे बताइए कि जो सैड है ये क्या है? ये एक हायर इंटेंसिटी है ना आपके अनहैप्पी होने की। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा अनहैप्पी हैं मतलब आप क्या हैं? सैड है।
और इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि क्राइम अगर बहुत ज्यादा कर दिया जाए, यानी कि क्राइम की जो हायर इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिन, यानी कि पाप। तो ये थे वर्ड और उनकी जो इंटेंसिटी है उससे रिलेटेड बनने वाले कॉन्सेप्ट। तो कुछ आपके सामने इस लिस्ट के अंदर मैंने आपको वर्ड और उनकी इंटेंसिटी दिए हुए हैं। इनको आप लोगों को अच्छे से क्या कर लेना है, याद कर लेना है। जैसे कि बहुत ज्यादा एंगर अगर आपके अंदर हो जाए तो वो आपकी क्या होती है, आक्रोशता होती है, रेज होता है। किंडल, बर्न, एरर की हायर जो आपकी इंटेंसिटी थी उससे क्या होता है, ब्लंडर होता है। तो प्लीज इनको आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करके लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका वर्ड और उनके सिनोनिम। अब इसमें तो यार कोई अंत ही नहीं है कि आपको किसी वर्ड मीनिंग का सिनोनिम आता है या नहीं आता है। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट तो चलो अपनी लिस्ट के अंदर शेयर कर दूंगा, लेकिन कोई भी वर्ड का सिनोनिम तो देखो बन ही सकता है। तो चलो इस पर एक आधारित सवाल देखते हैं। यहां पर इन्होंने दिया कि वेकेंट का जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ है, एम्प्टी के साथ है। इसी प्रकार बताइए कि मैंड का रिलेशनशिप किसके साथ होगा। तो वेकेंट क्या होता है, वेकेंट और एम्प्टी एक दूसरे के सिनोनिम है ना। वेकेंट का भी मतलब क्या है, खाली, रिक्त, और एम्प्टी का भी मतलब क्या होता है, रिक्त। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए, सिनोनिम हो गए। इस प्रकार मेंड का जो सिनोनिम है, मेंड मतलब क्या होता है, किसी चीज को सही करना, किसी चीज के अंदर संशोधित बात करना। तो अगर मेंड को लेकर मुझे सिनोनिम बताना है तो मैं वहां पर क्या लिख सकता हूं, रिपेयर लिख सकता हूं। किसी चीज को रिपेयर करना, उसमें कोई बेटरमेंट करने के लिए काम करना। तो मेंड और रिपेयर यहां पर आपके क्या हो जाते, सिनोनिम हो जाते। तो यानी कि वर्ड और उसके पर्यायवाची आधारित आप लोगों से वर्ड एनालॉजी के इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है ना। चले भाई आगे बढ़ते हैं। ये आपकी वो लिस्ट है, इस लिस्ट को कृपया करके रट लीजिएगा। वैसे तो आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग याद रखने पड़ते हैं। अगर आप एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों से वर्ड और उनके सिनोनिम तो देखो भर भर के पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप बच जाते हैं, इंग्लिश से बच जाते हैं, लेकिन रीजनिंग से तो नहीं बचोगे ना। तो इसलिए कृपया करके इनको रट लीजिएगा। ओके, चले भाई। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने है और यहां पर आपसे जो सवाल बनेंगे वो बनेंगे शब्द और उनके विलोम। अब इसमें भी आपको ज्यादा यहां पर समझाने की जरूरत नहीं है कि शब्द और उसके विलोम आधारित आपको रिलेशनशिप सवाल में नजर आएंगे कुछ इस प्रकार से। यहां पर वर्ड दिया गया मौन, और मौन का इन्होंने संबंध और रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया रिजॉइस के साथ। इसी प्रकार ये पूछ रहे हैं कि फ्रेश का संबंध किस शब्द से होगा। मौन का मतलब क्या होता है, जब आप शोक में होते हैं, आप गम में होते हैं। रिजॉइस का मतलब क्या होता है, जब आप इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये दोनों क्या थे, एक दूसरे के विलोम थे, यानी कि एंटोनिम थे। इसी प्रकार फ्रेश का मतलब क्या होता है, ताजी ताजी। और अगर मुझे ताजी का विलोम निकालना है तो मैं कहूंगा बासी। तो बासी को लेकर आपका जो वर्ड यूज होगा वो होगा स्टेल। तो ये आपका यहां पर रिलेशनशिप फ्रेश का बनेगा स्टेल के साथ। अब इसको लेकर आप लोगों को क्या करना है, ये जो आपके सामने मैंने एक लिस्ट शेयर करी है, कृपया करके इनको रट लीजिएगा, सो दैट के वर्ड और उनके एंटोनिम बेस्ड आपसे वर्ड एनोलॉजी का सवाल अगर पूछा जाए तो आप लोगों को यार कोई प्रॉब्लम ना। यहां तक की बातें सारी की सारी ठीक है ना। कोई भी अगर समस्या है तो कमेंट में मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, आप लोगों की समस्या का समाधान आप लोगों को दिया जाएगा। और ये आपको पता ही है कि आप लोगों को अगर मेरे साथ कनेक्ट करना होता है तो मेरा ये इंस्टाग्राम यूजर नेम है ROBINSIRG। इस पर आप लोग कनेक्ट मेरे साथ करते ही रहते हो। तो चलिए भाई अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कॉज और उसका प्रभाव। अब आप पूछोगे कि सर जी एग्जाम्पल दिखा दीजिए, तो लीजिए आपके सामने है ये एग्जाम्पल। इन्होंने जोक को रिलेट किया किसके साथ, लाफ्टर के साथ। आपसे पूछ रहे हैं कि इसी प्रकार बताइए कि स्लीप का रिलेशनशिप किसके साथ बनेगा। आप मुझे बताइए
कि ये जो लाफ्टर है, लाफ्टर मतलब आपकी जो गुदगुदाहट है, जो आप हंसे हो मुंह फाड़ फाड़ के, वो किसका इफेक्ट है, वो किसका प्रभाव है? वो एक जोक का प्रभाव रहा होगा, किसी ने जोक मारा होगा और आपने हंसा हुआ। इसी प्रकार अगर मैं स्लीप की बात करूं, आप मुझे बताइए कि जो स्लीप होती है वो किसका इफेक्ट होता है? वो रेस्ट का इफेक्ट होता है। यानी कि रेस्ट क्या है? इफेक्ट है किसका? स्लीप का, जो कि स्लीप के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड जो आपका कॉन्सेप्ट और रिलेशनशिप होता है, इसको लेकर कोई समस्या तो नहीं है? तो चलो एक लिस्ट आप लोगों के साथ साझा करी जाएगी कुछ इस प्रकार से। यहां पर देखिए, अगर किसी को स्पिन कर दिया जाता है तो उसको चक्कर आते हैं, वो डिजीनेस फील करता है। अगर कोई रीड करता है तो उसके इफेक्ट से आप लोगों को लर्न हो जाता है। अगर कोई स्लीप और रेस्ट का मैंने अभी आपको बता दिया। अगर कोई स्ट्रेस लेता है तो उसका प्रभाव क्या होता है? उस इंसान को एंजाइटी होने लगती है। तो ये कॉज और उसके इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आपके साथ मैंने यहां पर डिस्कस किया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं, जिसके अंदर हमें कुछ नए प्रकार का कॉन्सेप्ट सुनने मिलेगा। अगला कॉन्सेप्ट है आपका एफर्ट एंड रिजल्ट। आपका प्रयास और उसके प्रयास से हो मिलने वाला आपको रिजल्ट। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहां पर बिल्ट को रिलेट किया गया किसके साथ? हाउस के साथ। तो ये पूछ रहे हैं कि राइट को बताइए किस वर्ड के साथ यहां पर हम रिलेट कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि हम एक हाउस को बिल्ड करते हैं। सिमिलरली अगर मैं राइट करने की बात करूं तो मैं एक लेटर लिखता हूं। मैं लेटर को यहां पर रिलेट कर सकता हूं ना। तो ये क्या था? आपका एफर्ट और आपके उस एफर्ट से मिलने वाला आपको रिजल्ट इसके अंदर बताया गया। आपने बनाया, उस आपके बनाए जाने से आपको क्या मिलकर बनकर तैयार होती हुई चीज नजर आई? हाउस। और राइट जब आपने किया तो आपको क्या नजर आया? आपका लिखा हुआ प्रेम पत्र नजर आया। ठीक है। तो ये दो तीन आपके कॉन्सेप्ट है, ये तीन आप याद रखिएगा, जिसमें एफर्ट और रिजल्ट वाला कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है। वैसे तो बनते और भी हैं, लेकिन आप समझ जाओगे, जैसे कि बिल्ट हाउस, पेंट पेंटिंग, राइट लेटर और वट एवर। ओके। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं आपके इस वर्ड एनालॉजी पर। अगला टॉपिक है, अगला जो इसका कॉन्सेप्ट है वो है प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, यानी कि समस्या और उस समस्या का समाधान। एग्जाम्पल देखिए, यहां पर आपको वर्ड दिया गया हंगरी, और हंगरी का इन्होंने रिलेशनशिप दिया है ईट के साथ। तो पूछ रहे हैं इच का रिलेशनशिप बताइए किसके साथ रहेगा? तो आप मुझे बताइए कि जब कोई खाता है तो वो खाने का उसका रीजन क्या होता है? कि वो भूखा है। अब ये मत कहना कि सर मैं तो बिना भूख के ही खाना खा लेता हूं। देखो आप लोगों लेजेंड, आपकी बात अलग है, लेकिन यहां पर एक बेसिक बात हुई है कि किसी प्रॉब्लम का उसके सॉल्यूशन के साथ रिलेशनशिप आपको इस वर्ड एनालॉजी के अंदर दिया जा सकता है। अगर कोई हंग्री है तो क्या करेगा? वो खाना खाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वी ईट व्हेन वी आर हंग्री, हम खाते हैं जब हमें क्या लग रही होती है? भूख लग रही होती है। इसी प्रकार से ये जो इच वर्ड इन्होंने दिया है, तो अगर किसी को इचिंग होती है, किसी को खुजली होती है, तो हम क्या करते हैं? उसको खुजाते हैं ना। तो यहां पर इच के साथ आपका जो रिलेटेड वर्ड आएगा वो क्या आएगा? स्क्रैच। तो ये आपका जो टॉपिक था वो था प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन से बनने वाला। तो एक लिस्ट आपके साथ यहां पर शेयर करी गई है, फटाफट से इसके ऊपर एक बार निगाहों को घुमाते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम है डिजीज, और इस डिजीज का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? उस डिजीज को सॉल्व करना, उसका ट्रीटमेंट करना। हंग्री प्रॉब्लम है, ईटिंग करने से आपकी वो प्रॉब्लम हंग्री वाली खत्म हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट आपकी प्रॉब्लम है, अगर आप जॉब एप्लीकेशन अपना दे दोगे तो आपकी वो अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाएगी। अगर खुजा हो रही है तो खुजा लो, तो आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। आप थर्स्टी है, आप प्यासे हैं, आपको अगर अपनी प्यास को बुझाना है तो आपको पानी पीना पड़ेगा। अब ये मत कहना कि सेव वाटर और ड्रिंक समथिंग एल्स। सीधी सीधी बात है, सीधा सीधा आंसर करना है। ओके। टायर्ड दिया गया है, टायर्ड को किससे रिलेट करेंगे? अगर आप थके हुए हैं तो आप क्या कीजिए? उसका सॉल्यूशन क्या है? आप सो जाइए। तो ये कुछ मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन पर बेस्ड आपके वर्ड्स दे दिए। इनको एटलीस्ट आप याद रखिएगा, बाकी बनने को बन और भी चीजें सकती है। ठीक है। चले भाई, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है वर्ब और उनके टेंसेस का, क्रिया और उसका काल। कैसे समझेंगे? तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
इन्होंने ईट का रिलेशनशिप दिया है किसके साथ? एट के साथ। तो पूछ रहे हैं कि रन का रिलेशनशिप किससे होगा? सभी लोगों के दिमाग में बहुत ही कॉमन सी चीज आई होगी कि सर जी, ये जो सेकंड वाला वर्ड है वो पहले वर्ड का क्या है? पास्ट फॉर्म है या पास्ट टेंस बोल दीजिए, है ना? इसी प्रकार अगर रन का आपको पास्ट टेंस यहां पर या फिर पास्ट वर्ब आपको यहां पर यूज करना है तो आप क्या यूज करोगे? रन का क्या हो जाएगा? रैन हो जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप वर्ब और उनके टेंसेस से बनने वाले रिलेशनशिप्स को इस वर्ड एनालॉजी के कॉन्सेप्ट के अंदर कवर करता है। एक शीट आपके साथ शेयर करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये सबको देखो आता होगा, इसमें कोई मैं बहुत बड़ा आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। सेंड का सेंट हो जाएगा, राइट का रोट हो जाएगा, वॉश का वॉश हो जाएगा, रन का रैन, वेक का वोक, ईट का एट, ड्रिंक का ड्रैंक, स्लीप का स्लैप्ड और वॉक का वॉक्ड। एटलीस्ट इनको याद रख लीजिएगा। बाकी अगर कोई नई चीज बनेगी तो उतना तो आप लोगों को इंग्लिश आती होगी, क्योंकि आप लोगों की इंग्लिश बढ़िया है ही। ठीक है, चलिए अभी अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने है सिंबल और उस सिंबल का मीनिंग, यानी कि प्रतीक और उसका अर्थ। इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा। आइए एग्जाम्पल के समझते हैं। तो इन्होंने टॉर्च का रिलेशनशिप दिया है लिबर्टी के साथ। तो ये पूछ रहे हैं कि लॉरेल का जो रिलेशनशिप बनेगा वो किसके साथ बनेगा? अब अगर आपको पता है कि टॉर्च क्या होता है, वो सिंबल होता है लिबर्टी का, ठीक है? तो ये सिंबल और उसके मीनिंग को लेकर इन्होंने रिलेशनशिप यहां पर स्थापित करके दिया था। इसी प्रकार से लॉरेल, लॉरेल जिसको हम रेथ भी कहते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका जो रिलेशनशिप बनेगा या फिर इसका सिंबल मीनिंग रिलेशनशिप बनेगा वो किसके साथ बनेगा? विक्ट्री के साथ, आपकी विजय के साथ। तो ये आपको समझ में आ गया कि सिंबल और उसके मीनिंग बेस्ड आपके जो कॉन्सेप्ट सवाल बनेंगे वो किस प्रकार के बनेंगे। तो एक लिस्ट आपके साथ शेयर है, ये देखिए यहां पर। इन सिंबल्स और मीनिंग्स को कृपया करके याद रख लीजिएगा। जैसे कि डव की बात होती है, ये सिंबल होता है पीस का। पाउट की बात होती है, सिंबल होता है एंगर का। फॉक्स की बात होती है, ये सिंबल होता है कनिंग का। स्केल्स की जब बात होती है तो वो मीनिंग का सिंबल होता है, जस्टिस का सिंबल होता है। बीवर का जो सिंबल होता है वो उसका मीनिंग होता है हार्ड वर्क। लॉरल मैंने बता दिया आपको विक्ट्री। टॉर्च का मैंने आपको बता दिया लिबर्टी। कैरेट का मतलब होता है किसी चीज को इंसर्ट करना, उसका सिंबल। और मेस का सिंबल जो होता है उसका अर्थ होता है अथॉरिटी। तो एक कुछ सिंबल्स और उनके मीनिंग्स की लिस्ट मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करी है। अगर कल को इससे कुछ आपका बन जाए तो आप मुझे थैंक यू बोल सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर आकर। ठीक है, चलिए भाई अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपका किस पर आधारित है? कंट्री और उन कंट्रीज के नेशनल गेम्स पर आधारित। आप क्या कह रहे हो सर जी, हमें तो इंडिया का ही नहीं पता है कि इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है। हमें तो इंडिया के नेशनल गेम के बारे में ऐसा पता है कि क्रिकेट है। ऐसे मत कर देना, देखो नाक कट जाएगी। चलो भाई एग्जाम्पल देखते हैं। इन्होंने बांग्लादेश को किससे रिलेट किया है भाई? कबड्डी से। ठीक है, और इन्होंने पूछा है कि बताइए कि नेपाल का यहाँ पर रिलेशनशिप किसके साथ बनेगा। तो अगर आप में से किसी को भी पता है कि भाई साहब कबड्डी ना राष्ट्रीय खेल है बांग्लादेश का, तो बस आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि आपको नेपाल के साथ क्या रिलेट करना है। समझ में आ गया क्या? अगर पता है तभी लगा पाओगे। और ये सवाल ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ रीजनिंग के वर्ड एनालॉजी टॉपिक के अंदर ही आप लोगों को करने पड़ेंगे। ये जीएस के अंदर सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि बताइए कि भाई नेपाल का राष्ट्रीय गेम क्या है, तो नेपाल का क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल। ठीक है, तो कंट्री और उनके नेशनल गेम रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपसे आपके वर्ड एनालॉजी के अंदर वर्ड्स को रिलेट करके पूछ ले जा सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर बांग्लादेश का संबंध कबड्डी से था, तो हमें समझ में आ गया कि कबड्डी राष्ट्रीय खेल है बांग्लादेश का। उसी प्रकार नेशनल गेम नेपाल का वॉलीबॉल है। तो आपके साथ एक लिस्ट मैंने यहाँ पर शेयर करी है जहां पर अलग अलग देशों के जो राष्ट्रीय खेल हैं वो मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, और अपना भी यही है। ठीक है, भूटान का आर्चरी है, मैक्सिको आपका चैरिया खेलता है, साउथ कोरिया टाई कमांडो है, कनाडा आपका उनका आइस हॉकी चलता है, उनके वहां पर ठंडी वंडी ज्यादा रहती है ना भाई। बांग्लादेश का मैंने कबड्डी बता दिया, बाकी आप देख लीजिएगा। बहामास का क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, ये देख लीजिएगा। इसमें उसका नहीं लिखा हुआ क्या? इंग्लैंड का, उनका भी क्रिकेट ही है। ठीक है,
इंडिया का क्रिकेट नहीं है, इंडिया का भी हॉकी है। ओके, तो ये आप लोगों को मैंने क्या बताया, कंट्री और उनके नेशनल गेम्स, इन पर आधारित आप लोगों से वर्ड एनोलॉजी के अंदर सवाल वो निकाल कर पूछ सकते हैं। तो ये हमें रट लेना है। अमेरिका का बेसबॉल है। चलिए, अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने है, कंट्री और नेशनल फ्रूट। तो यहां पर आप लोगों को जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपको एक रिलेशनशिप देंगे किसके बीच में, देश और उस देश का राष्ट्रीय फल। हमारे देश का राष्ट्रीय फल पता है, तरबूज मत बोल देना, ठीक है। यहां पर हमें जो कॉन्सेप्ट निकालना है वो कंट्री और नेशनल फ्रूट के बीच में निकालना है। तो इस सवाल के थ्रू समझते हैं भाई। क्यूबा का इन्होंने रिलेशन दिया है किसके साथ, मैमे के साथ। अब आप में से आधे लोग कहोगे कि सर जी हमें पता कैसे चलेगा कि क्यूबा और मैमे के बीच में रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि हमें तो ये नहीं पता कि मैमे नाम का कोई फ्रूट भी होता है। कोई बात नहीं, आपके साथ जो लिस्ट शेयर कर रहा हूं उस लिस्ट में दिए गए कंट्रीज और उन कंट्रीज के जो नेशनल फ्रूट है, कृपया करके बस उनको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो क्यूबा का जो मैमे है, मतलब मैमे जो है वो नेशनल फ्रूट है क्यूबा का। इसी प्रकार अगर आपसे बांग्लादेश का जिक्र हो, तो इनका जो नेशनल फ्रूट है ना वो एक्चुअली में लगता नहीं है इनका, ठीक है। वो एक्चुअली में इनका लगता नहीं है, लेकिन इन लोगों ने थोड़ा सा अपना माहौल बनाने के लिए शायद इसको अपना नेशनल फ्रूट बोल दिया हो। तो ये है भाई जैक फ्रूट। तो ये क्या है, इनका नेशनल फ्रूट है। तो ये आप लोगों को याद रखना है भाई। बाकी आपके साथ मैंने यहाँ पर क्या शेयर कर रखी है, एक टेबल शेयर कर रखी है। इस टेबल के अंदर दिए गए आपको सारे के सारे जो कंट्रीज हैं उनकी कंट्रीज के नेशनल फ्रूट्स दिए हुए हैं। जैसे कि हमें क्या पसंद है, हमें आम पसंद है, ठीक है। चिली का क्या है भाई, चिली का है कीवी फ्रूट। अर्मीनिया का है एप्रिकॉट, जर्मनी का एप्पल है, मलेशिया का डुरियन है, पाकिस्तान वाले भी मतलब कॉपी करते रहते हैं, उनका भी मैंगो है। चलो, श्रीलंका का भी जैक फ्रूट है। ओके, अजरबैजान का है पोमेग्रेनेट। अजरबैजान वही जिसको अभी हमने बहिष्कार करा है पाकिस्तान की तोड़ाई करने के बाद, ठीक है। हैती का भी मैंगो है, बाकी आप देख लीजिएगा। मेक्सिको वालों का एवोकाडो है। तो ये आप लोगों को कंट्रीज और उन कंट्रीज के नेशनल फ्रूट के बारे में कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारे वर्ड एनालॉजी का बनता है कंट्री और उस कंट्री की पार्लियामेंट। अब आप बोलोगे कि सर जी कंट्री और पार्लियामेंट मतलब, तो जैसे हमारे इंडिया की जो पार्लियामेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं संसद। कहते हैं या नहीं कहते हैं, है ना। तो इसी प्रकार अलग अलग देशों में उनकी पार्लियामेंट को अलग नाम से बुलाया जाता है। और ये सवाल ना सिर्फ आपकी वर्ड एनोलॉजी के अंदर पूछे जा सकते हैं, इनको आपकी जीएस के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं भाई। यहां पर इन्होंने ईरान का जो रिलेटेड रिलेशनशिप दिया है वो किसके साथ दिया है, मजलिस के साथ दिया है। तो ये पूछ रहे हैं अफगानिस्तान का, बताइए कि किसके साथ रिलेशनशिप बनेगा। तो याद रखिएगा, द पार्लियामेंट ऑफ ईरान इज नोन एज हा व्हाट, मजलिस। और इसी प्रकार अगर आपसे अफगानिस्तान की पार्लियामेंट के बारे में पूछा जाए तो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट इज नोन एज शोरा। ये आपका शोरा बनता। तो ये आप कब कर पाते इसको, जब आपको पता होता। तो आप लोगों के साथ एक लिस्ट शेयर करी जा रही है। कृपया करके इस लिस्ट में दिए गए सारे देशों के आप लोगों को पार्लियामेंट के नाम रट लेने हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल बेसिस पर भी आप लोगों से जीएस के अंदर सवाल के रूप में बन जाता है। जापान की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, डाइट कहा जाता है। नेपाल की पार्लियामेंट को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। चाइना की पार्लियामेंट को नेशनल पीपल्स असेंबली कहा जाता है। अफगानिस्तान का शोरा मैंने बता दिया। भूटान का है त्सोगडू, ठीक है भाई। भूटान का क्या है, त्सोगडू। रशिया का क्या है, डूमा। अमेरिका का यूएस कांग्रेस। बांग्लादेश का है जातीय पार्लियामेंट। और ताइवान का है युआन। तो ये कुछ कंट्रीज और उन कंट्रीज की जो संसद है उनके नाम आप लोगों को यहां पर दिए गए। प्लीज 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 इनको आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट हमारे सामने इस वर्ड एनालॉजी टॉपिक से आएगा वो आएगा कंट्री और उस कंट्री के नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय फूल। तो चलो भी सवाल देखते हैं। इन्होंने दिया फ्रांस का रिलेशनशिप किसके साथ, आयरिस के साथ, ठीक है। अब आप में से आधे लोग बोलेंगे कि सर जी आयरिस, हमें तो ये आयरिस ऐसे सुनने मिलता था कि आंख के अंदर कहीं पर आयरिस होता है, ठीक है। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट भी रखिएगा दिमाग में कि फ्रांस का अगर रिलेशन ये आयरिस के साथ दे रहे हैं तो आप लोगों को ये याद रखना है कि आयरिस क्या है, नेशनल फ्लावर है फ्रांस का। तो इन्होंने पूछा पाकिस्तान के साथ क्या आएगा। क्या कह रहे हो सर, पाकिस्तान के साथ तो गेंदा आएगा, गेंदा। गेंदा नहीं आएगा। पाकिस्तान वाले थोड़े से वो बनने की कोशिश करते हैं ना, जैसे कि उनका जो वो था ना, वो एयरफोर्स वाला जो लीडर था वो कह रहा था कि यार
आवर एम वाज लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये कुछ भी कर देते हैं। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय फूल है वो क्या है? जैस्मीन है। इसमें भी इन्होंने ये देखा होगा कि कैसा साउंड कर रहा है, ठीक है ना? तो ये हमारा क्या है? कंट्री और उन कंट्रीज के जो नेशनल फ्लावर्स होते हैं उन पर बनने वाला कॉन्सेप्ट। तो एक लिस्ट आपके साथ शेयर हो रही है भाई यहाँ पर। इस लिस्ट में दिए गए आपको कंट्रीज और उन कंट्रीज के नेशनल फ्लावर्स के बारे में याद रखना है। किसी का याद रखना मत रखना, अपना याद रख लेना। ये मत कहने लगना कि हमारा तो गुलाब है जी, गुलाब। गुलाब नहीं है, ये लोटस है। ओके। बांग्लादेश वाटर लिली, म्यांमार का ये है, जो भी है लिखा पढ़ लेना इसको, ठीक है। इंग्लैंड का है ट्यूडर रोज, चाइना का है प्लम ब्लॉसम। तो इनको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। नेपाल का भी याद रखिएगा, ये क्या है? रोडोडेंड्रॉन। फ्रांस का लिली है, हंगरी का टुलिप है, ऑस्ट्रेलिया का गोल्डन वॉटल है, इनको याद रख लीजिएगा। श्रीलंका का है नील महल और वाटर लिली, इनको प्लीज आप देख लीजिएगा। ओके। तो ये कॉन्सेप्ट था जहां पर हमें कंट्री और उन कंट्रीज के नेशनल फ्लावर बेस्ड सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़े, चले भी फटाफट से थोड़ा सा तेज करते हैं और आपका ये जो वर्ड एनोलॉजी वाला टॉपिक जिसके अंदर हम अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं उसको इस वीडियो के अंदर खत्म करने का काम करेंगे। दो वीडियोस, दो पार्ट आपके साथ ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखे थे। ये आपका थर्ड पार्ट है। इस थर्ड पार्ट के अंदर वर्ड एनोलॉजी पर बनने वाले कॉन्सेप्ट का काम हम खत्म कर देंगे। चलिए भाई आइए, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है गेम्स एंड ट्रॉफीज। खेल और ट्रॉफियां। आप लोगों ने जीएस के अंदर इस प्रकार के सवाल देखे होंगे। वो पूछते हैं कि बताइए फला फला ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है। सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ही आपसे वर्ड एनोलॉजी के अंदर सवाल पूछते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। इन्होंने दिया है उबर कप का रिलेशनशिप बैडमिंटन के साथ। तो ये पूछ रहे हैं कि डूरंड कप का जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ रहेगा। तो आप लोग फटाफट से कहेंगे कि सर जी उबर कप जो है वो अवॉर्ड किया जाता है बैडमिंटन के क्षेत्र में, बैडमिंटन खेल से संबंधित है उबर कप। और इसी प्रकार जब आप डूरंड कप की बात करेंगे तो वो किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। तो यहां पर आपका कौन सा वर्ड आता? फुटबॉल आता। तो एक लिस्ट मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करी है जहां पर आप लोगों को मैंने कुछ गेम्स और उन गेम्स से एसोसिएटेड जो ट्रॉफीज हैं वो दे रखी हैं। तो सिर्फ इतनी ट्रॉफीज नहीं होती हैं, ये मैंने कुछ मेन मेन दे रखी हैं। बाकी का काम आप लोगों को भी करना है कि अगर किसी भी प्रकार का गेम, उस गेम से संबंधित कोई कप या ट्रॉफी आपको सुनने मिलती है तो उसको आपको याद रखना है। तो क्रिकेट से संबंधित आपको यहाँ पर दिलीप ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ऐसी कई सारी ट्रॉफी आपको सुनने के लिए मिलती हैं। गोल्फ से संबंधित है राइडर कप, फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप, फीफा कप, जो भी आप बोलना चाहें। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, उबर कप बैडमिंटन से संबंधित है, इसी प्रकार से स्वेटलिंग कप संबंधित है टेबल टेनिस से। तो ये कॉन्सेप्ट था जहां पर हमने खेल और उन खेलों के संबंधित ट्रॉफीज का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप देखा और इन पर बनने वाले सवालों को देखा। चलिए भाई अगला कॉन्सेप्ट देख लें। अगला कॉन्सेप्ट है रेवोल्यूशन और उन रेवोल्यूशन से जिस एरिया में प्रोडक्शन को ध्यान में रखकर बनाया गया वो। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है भाई हमारा? रेवोल्यूशन एंड प्रोडक्शन एरिया, यानी कि क्रांति और उस क्रांति का उत्पादन क्षेत्र। चलिए आइए, सवाल आपके सामने। इन्होंने दिया ब्लू रेवोल्यूशन का रिलेशनशिप किसके साथ? फिश के साथ। और आपसे इन्होंने पूछा कि बताइए कि येलो रेवोल्यूशन के साथ कौन सा शब्द आएगा। तो अगर आपने रेवोल्यूशंस वगैरह पढ़े होंगे, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, और उनका जो प्रोडक्शन एरिया है, तो आप लोग इस सवाल को आसानी से कर पाते। ब्लू रेवोल्यूशन वो पीरियड है जिस समय में फिश की जो प्रोडक्शन थी उसको ग्रो करा गया था, ठीक है। इसी प्रकार जब येलो रेवोल्यूशन का जिक्र हो तो ये वो पीरियड है जिस समय में जो सीड्स, जो बीज है, उनकी ग्रोथ या फिर उनकी प्रोडक्शन पर ध्यान दिया गया था। तो यहां पर आपका जो वर्ड आता वो क्या आता? वो आता सीड्स, ठीक है। याद रखेंगे इस पर बेस्ड, अगर आपसे कोई वर्ड एनोलॉजी का सवाल उन्होंने पूछा तो करेक्ट करेंगे। तो ये लिस्ट अभी आपके सामने यहां पर मैंने शेयर कर रखी है। इसमें व्हाइट रेवोल्यूशन से संबंधित क्या है? मिल्क। ग्रीन रेवोल्यूशन फूड क्रॉप एंड एग्रीकल्चर। ब्राउन रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स। ब्लू रेवोल्यूशन फिश। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम। तो ये आपको रेवोल्यूशंस और उनके प्रोडक्शन एरियाज का कॉन्सेप्ट यहां पर बनाकर दिया गया। चले भाई अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है अवार्ड्स और उनके फील्ड्स, यानी कि पुरस्कार और उनके संबंधित क्षेत्र पर बनने वाले जो सवाल होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं।
ऑस्कर का संबंध दिया गया फिल्म से। ग्रैमी अवार्ड का इन्होंने पूछा है कि बताइए कि जो रिलेटेड वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, तो आपको पता है कि ऑस्कर क्या है। ऑस्कर एक अवार्ड है जो कि किस फील्ड में दिया जाता है, फिल्म्स के फील्ड में दिया जाता है। इसी प्रकार ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। और अगर ये आपको आइडिया था तो आप इसका ये आंसर निकाल पाते हैं। तो एक लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर है जहां पर अवार्ड्स और उनके जो फील्ड्स हैं वो मैंने दिए हैं। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक, ग्लोबल अवार्ड एनवायरनमेंट, अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स, पुलित्जर अवार्ड जर्नलिज्म, बुकर अवार्ड्स लिटरेचर, स्टिलिंग अवार्ड आर्किटेक्चर, ऑस्कर अवार्ड फिल्म, दादा साहेब फाल्के अवार्ड फिल्म, कलिंग प्राइज साइंस। तो ये सारे के सारे अवार्ड और उनके फील्ड्स आप लोगों को रट लेने हैं। और भी होते हैं लेकिन फिलहाल कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को याद आए वो मैंने इस शीट के अंदर आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। ओके, चले भाई, अगला कॉन्सेप्ट है जिसमें पर्सन और उन पर्सन के क्रिमेशन ग्राउंड यानी कि व्यक्ति और उन व्यक्तियों का जो शमशान घाट है उसको लेकर सवाल पूछे जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल पर आइए, यहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी का रिलेशनशिप इन्होंने दिया विजय घाट से। तो ये पूछ रहे हैं मोरारजी देसाई जी का संबंध बताइए, दिए गए चार विकल्प में से किसके साथ होगा। तो याद रखिएगा विजय घाट वो जगह है जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी को क्या कराया गया था, क्रिमेट करा गया था, उनको दफनाया गया था। इसी प्रकार से मोरारजी देसाई जी को जहां पर दफनाया गया था, क्रिमेट किया गया था, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अभय घाट। तो यहां पर अभय घाट वाला ऑप्शन आपका आ जाता। तो ये आपको ऐसे अपने जनरल नॉलेज वाले कॉन्सेप्ट को लेकर भी याद रखना है। कल को पूछ लेंगे कि बताइए महात्मा गांधी जी को कहां पर दफनाया गया, तो उनको राजघाट पर दफनाया गया था, मतलब उनका जो अंतिम संस्कार हुआ था। ठीक है, तो ये आपके साथ लिस्ट मैंने यहाँ पर शेयर कर रखी है। चलो फटाफट से इस पर नजर मारते हैं। महात्मा गांधी जी का क्रिमेशन ग्राउंड का क्या नाम है, राजघाट है। राजीव गांधी जी का वीर भूमि, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का शांतिवन, चौधरी चरण सिंह जी का किसान घाट, मोरारजी देसाई का अभय घाट, भीमराव अंबेडकर जी का चैत्य भूमि, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, इंदिरा गांधी जी का शक्ति स्थल, राजेंद्र प्रसाद जी का महाप्रयाण घाट। तो ये आप लोगों को क्रिमेशन ग्राउंड बेसिस कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स बताए गए। चलिए अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है आपका रिलीजन और रिलीजियस बुक्स। इस पर बेस्ड आपसे सवाल पूछ ले जाता हूं तो एग्जाम्पल से समझेंगे। इन्होंने कहा कि इस्लाम इज रिलेटेड टू कुरान। इसी प्रकार बताइए कि जुडाइज्म जो है उसका संबंध किसके साथ होगा। सभी को पता है कुरान क्या है, एक रिलीजियस बुक है। कौन से लोगों की, जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो ये आपका यहाँ पर इनका रिलेशनशिप बना। इसी प्रकार अगर आपसे जुडाइज्म को लेकर पूछा जाए कि उसकी बुक, जिसको जुडाइज्म को फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं यानी कि जो ज्यूज होते हैं वो फॉलो करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है तोरा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि हिंदुइज्म के अंदर हम पूछें कि हमारी रिलीजियस बुक कौन सी है, तो आप कहेंगे रामायण, महाभारत। जुडाइज्म की बात हो तो हम कहेंगे तोरा। सिखिज्म की बात करें तो हम गुरु ग्रंथ साहिब का नाम लेंगे। क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे तो हम बाइबल का बात करेंगे, और इस्लाम की बात करेंगे तो कुरान का रिलीजियस बुक के रूप में आपको नाम याद रखना है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो मैंने इस लिस्ट में आपका शेयर कर रखी है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो कृपया करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आपका जैसा मन है ये सारे के सारे पीडीएफ जो मेरे ऐप पर ये सारे वीडियो देख रहे हैं उनको आपकी पीडीएफ के रूप में मैं प्रोवाइड करूंगा। और जो यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग प्लीज नोट बना लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट बनाकर इसको रख लीजिएगा। ठीक है, चले भाई अगला कॉन्सेप्ट, और ये आपका अंतिम कॉन्सेप्ट होगा वर्ड एनोलॉजी पर बनने वाले कॉन्सेप्ट में। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम रिलीजन और उस रिलीजन का प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि धर्म और उस धर्म का पूजा स्थल। तो चलिए सवाल देखते हैं। सिख का रिलेशनशिप दिया गया है गुरुद्वारा से। तो इन्होंने पूछा है कि क्रिश्चियन के साथ बताइए कि कौन सा रिलेशनशिप बनेगा किसी वर्ड के साथ। आप लोगों को पता है कि सिख धर्म के अनुयायियों का जो प्लेस ऑफ वर्शिप होता है वो क्या होता है, गुरुद्वारा होता है। इसी प्रकार अगर क्रिश्चियंस की बात हो तो क्रिश्चियंस का जो प्लेस ऑफ वर्शिप होता है वो क्या होता है, वो होता है चर्च। तो यहां पर आपका क्या आता, चर्च आता।
तो एक लिस्ट मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रखी है जहां पर पीपल और उन पीपल्स का जो रिलीजियस प्लेस है जहां पर अपने धर्म को वर्शिप करते हैं वो दिए गए हैं। हिंदूज टेम्पल, पारसीज फायर टेम्पल, सिख गुरुद्वारा, क्रिश्चियन चर्च और मुस्लिम्स मॉस्क। तो ये आपकी आज की हमारी डिस्कशन है जो कि यहाँ पर खत्म होती है भाई। पार्ट नंबर 3 है एनालॉजी पर बेस्ड। एनालॉजी पर बेस्ड 3 पार्ट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं जिसमें हमने सिर्फ अभी तक वर्ड एनालॉजी का डिस्कशन किया है। इस वर्ड एनालॉजी के डिस्कशन के अंदर मैंने आपको 42 कॉन्सेप्ट बताए। इन 42 कॉन्सेप्ट्स के आप लोगों के साथ मैंने लिस्ट शेयर किए। उस लिस्ट में जितने भी आपको मैंने डिटेल दिए हैं उनके अलावा भी और बन सकते हैं, लेकिन कृपया करके एटलीस्ट इनको कर लीजिएगा। और कभी प्रैक्टिस करते टाइम कोई नया कॉन्सेप्ट आपको सुनने या देखने मिले तो आप उसको भी अपनी नोटबुक के अंदर नोट करके रख सकते हैं। अगले पार्ट में इसके अंदर यानी कि इस आपके एनालॉजी वाले टॉपिक के अंदर हम नंबर एनालॉजी का डिस्कशन करेंगे। वर्ड एनालॉजी आपका फिनिश हो चुका है। अगर आप वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करने से शर्माना नहीं है आप लोगों को। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और कोई आपका भ्राता या फिर मित्र या सखी जिसको रीजनिंग का कोर्स चाहिए उसके साथ ये वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है। गाइडेंस और किसी भी प्रकार के डाउट को लेकर मुझे यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, टेलीग्राम, प्लेलिस्ट एंड ऑल। बाकी जो इस वीडियो को मेरे एप्लीकेशन पर देख रहे हैं आप लोगों को सारी चीजें प्रॉपरली अरेंज्ड दी रखी हैं। सारे आपके फोल्डर्स बने हुए हैं, उसमें आप अपने पीडीएफ क्विजेस और अपने इन वीडियोस को एक्सेस। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।